हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डेप्रिसिएशन और उसके अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ये सभी कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस की फॉर्म में यहाँ पर कवर करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एसेट्स का मीनिंग समझते हैं कि एसेट्स बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर एसेट्स के साथ ही यहाँ पर रिलेटेड होता है। तो सिंपली देखो, किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए कुछ यहाँ पर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर हमें बिल्डिंग भी चाहिए जिसमें रहकर प्रोडक्शन यहाँ पर की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फर्नीचर वगैरह भी यहाँ पर चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर क्या कहलाती हैं, एसेट, जो कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को करने में हमारी यहाँ पर हेल्प करती है। अब ये सभी क्या है, हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं एसेट्स की। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर एसेट्स होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो सिंपली देखो, कोई भी ऐसी चीज जो कि यहाँ पर कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो हमारा यहाँ पर कहलाता है एसेट। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक यहाँ पर मशीन परचेज की, ठीक है, जिसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है यहाँ पर 5 साल, यानी कि ये 5 सालों तक अपना काम करेगी। तो आने वाले 5 सालों के लिए फ्यूचर में ये हमें यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो ये हमारे लिए यहाँ पर क्या होगी, एक एसेट होगी। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनवा ली, ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग बना ली, ठीक है। तो आने वाले सालों में ये जो बिल्डिंग बनाई है कंपनी ने, ठीक है, कंपनी को ये बिल्डिंग काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि कंपनी इसमें रहकर अपने बिजनेस ऑपरेशन को कर पाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर कहलाती है एसेट। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मीनिंग मैं आपको क्लियर करूँ, कोई भी ऐसी चीज जो कि यहाँ पर कंपनी को फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो कंपनी के लिए एक एसेट होती है, क्योंकि बिजनेस ऑपरेशन को करने में वो कंपनी की यहाँ पर जो है हेल्प करती है। अब ये जो हमारी एसेट्स होती हैं उसको हम मेनली यहाँ पर दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी, या तो वो करंट एसेट्स होंगी और या तो वो हमारी यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो पहले बात करते हैं करंट एसेट की। देखो, कोई भी ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 1 सालों तक ही यहाँ पर जो है मिलता है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो हमारी यहाँ पर कंपनी इस एसेट को कैश में कन्वर्ट कर लेती है, तो वो हमारी यहाँ पर कहलाती है करंट एसेट। जैसे एग्जांपल के लिए डेटर, क्या है हमारा यहाँ पर डेटर। डेटर क्या होता है, जिनसे कंपनी ने फ्यूचर में कोई पैसा यहाँ पर लेना होता है। देखो, जब भी हम कोई क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो ये जो डेटर हमारे बनते हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा कितना 3 या 4 महीनों का यहाँ पर जो है टाइम पीरियड देते हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर हम इससे पेमेंट जो है रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, करंट एसेट यहाँ पर कहलाएगा। ऐसे ही जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है, ठीक है, जो हमने सामान यहाँ पर बनाया होता है उसको भी हम जैसे जैसे बनाते रहते हैं उसको हम बेचते रहते हैं, यानी कि हम जल्दी से जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या होता है, करंट एसेट ही होता है, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर में ही मिल जाता है, यानी कि हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है, ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट जो है वो हमें 1 ईयर के पीरियड से ज्यादा के लिए मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक मशीन परचेज की जिसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है, 5 साल तक, यानी कि वो 5 साल तक अच्छे तरीके से काम करेगी। तो इस मशीन का जो बेनिफिट है वो आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, नॉन करंट एसेट कहलाएगी। उसके बाद आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई। तो बिल्डिंग जनरली देखो हम बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम उसको यहाँ पर यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 1 साल में हमने बनाया उसको तोड़ के फिर से नई बिल्डिंग बनाए, ऐसा नहीं होता। हम एक बार बिल्डिंग बना लेते हैं तो उसको कई सालों तक यूज करते हैं। तो ये भी हमारी यहाँ पर क्या होती है, नॉन करंट एसेट ही यहाँ पर होती है। उसके बाद देखो, नॉन करंट एसेट्स का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा यहाँ पर फिक्स एसेट, जिसमें हमारी मेनली यहाँ पर टेंजिबल फिक्स एसेट्स आ जाती हैं और यहाँ पर हमारी इनटेंजिबल फिक्स एसेट आ जाती हैं। पहले बात करें अगर टेंजिबल फिक्स एसेट की, तो ऐसे फिक्स एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी कहलाती है टेंजिबल फिक्स एसेट। जैसे कि एग्जांपल के आपने यहाँ पर एक मशीन परचेज की है, ठीक है, तो मशीन की फिजिकल एक्सिस्टेंस है, उसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये हमारी यहाँ पर क्या होगी, टेंजिबल एसेट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनटेंजिबल एसेट। ऐसी एसेट जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, पर वो कंपनी के लिए एसेट होती है क्योंकि वो फ्यूचर में कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा यहाँ पर गुडविल हो गया, ठीक है। गुडविल क्या होता है कि मार्केट में किसी कंपनी की यहाँ पर जो है रेपुटेशन कितनी ज्यादा अच्छी है। अब देखो, गुडविल किसी को दिखती नहीं है, यानी कि किसी कंपनी की रेपुटेशन कितनी अच्छी है कितनी नहीं, वो हम देख नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, पर इसका बेनिफिट कंपनी को मिलता है। अगर गुडविल अच्छी है, लोगों को भरोसा है उसके ऊपर, तो उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, कंपनी की यहाँ पर ग्रोथ होगी। तो ये भी हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करती है और इसको बनाने के लिए भी हमें काफी सारा यहाँ पर खर्च करता है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन है ना, वो हमारा रिलेटेड है किसके साथ, टेंजिबल एसेट के ऊपर। जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो यहाँ पर टेंजिबल
टेंजिबल फिक्स एसेट जो है उसके ऊपर हम यहाँ पर चार्ज करते हैं, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट के ऊपर हम अमोर्टाइजेशन यहाँ पर चार्ज करते हैं। फिलहाल हमें डेप्रिसिएशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ना है। तो एक चीज आपको क्लियर होगी कि डेप्रिसिएशन किस पे यहाँ पर लगाया जाता है। अब डेप्रिसिएशन है क्या, यहाँ पर देखो, जब हम टेंजिबल फिक्स एसेट्स को रेगुलरली यूज करते रहते हैं, ठीक है, तो समय के साथ उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो है डिक्रीज होती रहती है। वो जो वैल्यू हमने खो दी है मशीन की, ठीक है, टेंजिबल फिक्स एसेट की, वही हमारी यहाँ पर कहलाती है डेप्रिसिएशन। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर एक मशीन खरीदी थी, आपने यहाँ पर मशीन खरीदी थी 50,000 रुपये की। तो अभी इस मशीन की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर 5 सालों तक यहाँ पर यूज किया, आपने यहाँ पर इसको 5 सालों तक यूज किया, जिसके यूज करने की वजह से वो मशीन काफी ज्यादा पुरानी हो गई, घिस गई, ठीक है, काफी बार वो खराब हुई, रिपेयर करवाई, जिससे क्या हुआ कि अब उसकी जो वैल्यू रह गई है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10,000 ही रह गई। यानी कि अगर आप उसको अभी मार्केट में बेचने जाओ तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10,000 रुपए की यहाँ पर बिकेगी। तो आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में, 5 साल के पीरियड में यूज करने की वजह से, समय की गुजरने की वजह से जो हमारी मशीन की वैल्यू है यहाँ पर 40,000 रुपीज से यहाँ पर कम हो गई। तो ये जो 40,000 रुपीज है ना, यही हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। यही हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर होगी कि डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स एसेट पे लगाया जाता है, और जो टेंजिबल फिक्स एसेट की जो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है समय के साथ यूज करने की वजह से, वही हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो कहलाता है। तो फटाफट से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, पहला देखो क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ जब किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो वो डेप्रिसिएशन होती है। दूसरा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ जो एसेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज आती है वो होती है। या फिर लॉस ऑफ एन एसेट ड्यू टू थेफ्ट, यानी कि जब हमारी एसेट चोरी हो जाती है उसके बाद जो हमें लॉस होता है वो हमारी यहाँ पर डेप्रिसिएशन होती है। तो ऑप्शन बी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम इज अ करेक्ट आंसर। समय के साथ जो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है वही हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा ऐसा कॉज है जो कि डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो यहाँ पर डिक्रीज नहीं होती है। पहली, कांस्टेंट यूज, दूसरा पासिंग ऑफ टाइम, तीसरा ऑब्सोलेंस, या फिर मार्केट डिमांड। तो यहाँ पर आंसर देखो, मार्केट डिमांड इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि उस मशीन की, उस एसेट की मार्केट में कितनी डिमांड है वो जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन को अफेक्ट यहाँ पर नहीं करती। बाकी ये जो तीन है ये यहाँ पर कॉज होते हैं डेप्रिसिएशन। इन तीनों की वजह से हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। पहले देखो क्या है, कांस्टेंट यूज, ठीक है, जब हम किसी एसेट को रेगुलरली यूज करते रहते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल दूं, देखो मशीन को हमने रेगुलरली 5 सालों तक यूज किया, तो यूसेस की वजह से वो हमारी मशीन जो है काफी पुरानी हो गई, घिस गई, ठीक है, लगातार यूज करने की वजह से, जिसकी वजह से उसका वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस है। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो हम जब पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है, पेंसिल यूज करते हैं, जब हम खरीदते तो वो इतनी बड़ी होती है, 5 रुपए की, 5 रुपए की वैल्यू होती है। जैसे जैसे हम उसको यूज करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी ही खत्म हो जाती है, यानी कि समय के साथ हमारी 5 रुपए की जो वैल्यू वो रिड्यूस होगी। ऐसे ही जब हम कांस्टेंट किसी एसेट को यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, पासिंग ऑफ टाइम। कई बार क्या होता है कि हम एसेट को परचेज करके रख लेते हैं और टाइम के गुजरने की वजह से यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाती है, मतलब हम उसको यूज भी नहीं करते तब भी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। जैसे अगर एग्जांपल दो, आपने यहाँ पर मशीन परचेज की, उसको आपने सजा के अपने कमरे में यहाँ पर सजा के जो है रख दिया, और 10 साल बाद आप उसको यहाँ पर निकाला तो आपने देखा कि उस मशीन को पूरा जंग लग गया था, ठीक है, हमारी मशीन पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर समय के साथ चाहे आप उसको यूज करो ना करो तब भी उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद देखो क्या है, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है, फैशन का चला जाना। क्या है, फैशन का चला जाना, मतलब कि आपने कोई एसेट खरीदी जिसका पहले बहुत फैशन था पर अब फैशन चेंज हो गया, अब उसकी कोई डिमांड यहाँ पर कर ही नहीं रहा है, ठीक है। उसकी वजह, जैसे एग्जांपल ले, पहले हमारे कीपैड वाले जो फोन होते थे वो काफी अच्छे यहाँ पर चलते थे, काफी महंगे भी थे यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो एक पर्सन ने सोचा कि मैं इसको खरीद के अपने पास रख लूँ और फ्यूचर में जाके यूज करूँ, है ना। तो उसने क्या किया, इस कीपैड वाले फोन को मान लो 20,000 रुपये का यहाँ पर जो है खरीद लिया, ठीक है, और वो आज के टाइम पे 2023 में आके उसको निकालता है और मार्केट में बेचने जाता है। तो यहाँ पर इसको कोई यहाँ पर जो है 2,000 में भी खरीदने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, कोई कीपैड वाला फोन क्यों यहाँ पर यूज करेगा, उसका फैशन चला गया। तो फैशन चला जाने की वजह से, ऑब्सलीट हो जाने की वजह से भी हमारी एसेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे कुछ कॉजेज है किसके, यहाँ पर डेप्रिसिएशन।
नेक्स्ट देखो क्या है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि जब हम किसी एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, जो कि अफेक्ट नहीं करता किसी एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी होगी। पहला देखो क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, तीसरा यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, या फिर चौथा इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर देखो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये जो तीन फैक्टर्स है ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एसेट की डेप्रिसिएशन कितना यहाँ पर आएगा, कितना चार्ज किया जाएगा। पहले बात करते हैं यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, क्या ये परचेज प्राइस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परचेज प्राइस होता है सिंपल परचेज प्राइस लिख देते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि एक एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने कितना यहाँ पर ओरिजिनली खर्च किया है, यानी कि एक एसेट को आपने जब यहाँ पर परचेज किया, ठीक है, परचेज करने से लेकर जब तक वो जिस काम के लिए आपने उसको परचेज किया वो काम तक वो रेडी नहीं हो जाती है, तो तब तक आपने यहाँ पर कितना खर्च किया है, वही हमारे यहाँ पर क्या कहलाती है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ तो आपने यहाँ पर एक मशीन परचेज की, ठीक है, मशीन आपने परचेज की 50,000 रुपीज़, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर जो है अपने बिजनेस प्लेस तक ले आने के लिए 10,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, और फिर उसके बाद 10,000 रुपये आपने यहाँ पर इंस्टॉलेशन वेजेस पे भी किए, मतलब कि इंस्टॉल करवाने के लिए लेबर हायर की, उसको यहाँ पर वेजेस पे किया। यानी कि इस एसेट को जिस काम के लिए आपने खरीदा था उस काम के लिए रेडी करने के लिए टोटल आपको यहाँ पर 70,000 रुपीज़ यहाँ पर खर्च करने पड़े, यानी कि एसेट को एक्वायर करने के लिए आपको टोटल 70,000 रुपीज़ यहाँ पर कॉस्ट पड़ी। तो ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, जो कि यहाँ पर पड़ी है, क्योंकि अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में 70,000 रुपये पे एसेट की कॉस्ट को इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट देखो क्या है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं, ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर मशीन परचेज करी तो उसकी एक वैलिडिटी होती है कि ये एसेट कितने टाइम तक अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करेगा। मान के चलो ये जो मशीन हमने खरीदी वो 5 सालों तक यहाँ पर काम करते हैं। जब हम किसी मशीन को 5 सालों तक मान लो यूज़ कर लिया, उसके बाद जब मशीन बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब यूज़ करने के लायक रही नहीं, प्रोडक्शन करने के लायक रही नहीं, ठीक है, तब भी उस मशीन की कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू रह जाती है। जैसे मान लो मशीन जो है वो लोहे की है, आयरन की है, ठीक है, तो जब वो खत्म भी हो गई, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो हमने खरीदा था वो फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करते, फिर भी अगर हम उसको लोहे के दाम पर बेचेंगे कबाड़ में, तब भी हमें कोई ना कोई प्राइस यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो जो प्राइस है ना, वही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। जैसे मान लो आपने मशीन खरीदी थी 50,000 रुपये की, ठीक है, आपने उसको 5 सालों तक यूज़ किया और मशीन जो है बिल्कुल खत्म हो गई, अब प्रोडक्शन करने के लायक नहीं, पर फिर भी आपने जो है उसको जब मार्केट में बेचा लोहे के भाव, तो आपको 10,000 रुपये यहाँ पर मिल गए। तो वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट देखो क्या है, यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हर एसेट की एक इकोनॉमिक लाइफ होती है, जिस टाइम पीरियड तक वो अच्छे तरीके से काम करता है उसके बाद वो अच्छे तरीके से काम करना खत्म हो जाता है। जैसे कोई आप एसेट भी परचेज करते हो तो उसकी भी एक लाइफ होती है, एक वैलिडिटी होती है, उसके बाद अगर आप उसको चलाते हो तो आप पे यहाँ पर जो है चलान वगैरह कट जाता है। क्लियर है? तो ऐसे ही हर एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ होती है और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग, उसके कॉजेस, फैक्टर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैसे चार्ज करते हैं। तो मेनली देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हमारे यहाँ पर 3 मेथड होते हैं। पहला देखो क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा क्या है, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। इसके अंदर हमारे यहाँ पर 2 मेथड्स हैं, जो कि यहाँ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, जिसका यूज करके हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो एक एक करके इन सभी मेथड्स को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर सबसे पहली जो चीज हमें यहाँ पर करनी होती है वो हमें क्या होती है, डेप्रिशिएबल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है। क्या कैलकुलेट करनी होती है, डेप्रिशिएबल वैल्यू। अब ये डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होती है, तो सिंपली देखो, जब हम अपने ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, जो हमारी यहाँ पर एसेट को एक्वायर करने की ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उसमें से जो भी हमारी यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी निकल के आती है डेप्रिशिएबल वैल्यू। यानी कि डेप्रिशिएबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक्चुअली में हमारी एसेट जो है डेप्रिशिएट होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल में मान के चलो, हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 50,000 रुपये थी, स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी एसेट की एक्चुअल में जो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, यानी कि जो कम होगी, वो कितनी यहाँ पर 40,000 है, क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पर जो है 10,000 रुपये मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर एसएलएम मेथड के अंदर हम लोग इस डेप्रिशिएबल वैल्यू पे ही यहाँ पर जो है डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर डेप्रिशिएबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हर साल जो है हम इस डेप्रिशिएबल वैल्यू पे ही जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो मान के चलो हमारी जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है यहाँ पर 60,000 है और 10,000 रुपये हमारे यहाँ पर क्या है स्क्रैप वैल्यू, यानी कि हमारी जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है यहाँ पर 50,000 रुपीज, और हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो कितना है यहाँ पर 10% का है। तो हर साल हम जो डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करेंगे वो यहाँ पर 50,000 पे ही करेंगे। तो मान के चलो हमारा जो पहला साल था वहां पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, ये हमारे यहाँ पर कितना आ गया 5,000 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर हमने फिर से यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, तो सेकंड ईयर फिर से हमें यहाँ पर डेप्रिशिएबल वैल्यू पे ही यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो 50,000 पे ही हमें यहाँ पर 10% चार्ज करनी है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ पर फिर से 5,000 रुपीज। ऐसे ही थर्ड ईयर भी हमें फिर से 50,000 पे ही डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करनी है। तो हर साल हमें एक ही अमाउंट पे, ठीक है, जो कि हमारे डेप्रिशिएबल वैल्यू उस पे यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं। इसी की वजह से हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसके अंदर हम हर साल एसेट की इक्वल वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करते हैं, यानी कि हम एसएलएम मेथड के अंदर ये जूम करके चलते हैं कि जो हमारी एसेट की वैल्यू है वो हर साल इक्वली यहाँ पर जो है रिड्यूस होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको एसएलएम मेथड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखो क्या है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 3 लाख, ठीक है, जो हमने एसेट परचेज की है उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 3 लाख है। डेप्रिसिएशन हमें एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। लाइफ ऑफ मशीन कितनी गिवन है हमें यहाँ पर 4 ईयर्स, और हमें पता क्या करना है कि 3 सालों के बाद टोटल हमने कितनी डेप्रिसिएशन जो है चार्ज कर दी होगी एसेट के ऊपर। तो सबसे पहले देखो हमें जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है इस मेथड के अंदर हमें यहाँ पर 1 साल की डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने का हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपली देखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो भी हमारे यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। क्या है हमारे यहाँ पर लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारी यहाँ पर एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से हमें यहाँ पर माइनस कर देना है जो भी हमारी यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, और उसे डिवाइड कर देना है किसके साथ, लाइफ ऑफ एसेट के साथ, जितने भी साल तक उसकी जो वैलिडिटी है एसेट की उसके। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट हमें यहाँ पर गिवन है 3 लाख रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है 3 लाख रुपए, इसमें से हमें माइनस क्या करना है यहाँ पर हमारी स्क्रैप वैल्यू वो कितनी गिवन है हमें 0, डिवाइड कितने के साथ करना है हमारे यहाँ पर 4 के साथ, ठीक है। तो फटाफट से हम यहाँ पर डिवाइड करके फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा डेप्रिसिएशन जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 75,000, यानी कि 1 साल की हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर 75,000 है, ठीक है। अब क्योंकि देखो एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग हर साल हम सेम अमाउंट इक्वल अमाउंट ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर मुझे यहाँ पर 3 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो सिंपली मुझे इसके साथ यहाँ पर जो है 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 सालों की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो ये जो हमारी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 2,25,000 इज अ करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था हमारा विदाउट स्क्रैप वैल्यू। अगर मान के चलो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान लो हमारी जो है 50,000 यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू होती, तो उस केस में हमारा जो डेप्रिसिएशन होता वो कितना होता, तो सिंपली देखो 3 लाख में से मुझे यहाँ पर 50,000 को माइनस करना होता, डिवाइड हमें 4 के साथ यहाँ पर करना होता। तो यहाँ पर देखो हमारा 3 लाख माइनस 50,000, ठीक है, 2,50,000 को हमें डिवाइड करना है 4 के साथ, तो यहाँ पर 1 साल की जो डेप्रिसिएशन हमारी आती वो कितनी आती है 62,500, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको 3 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है वो कितनी होती है यहाँ पर 1,87,500। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर देते हो, उसको इस फॉर्मूले में अप्लाई नहीं करते, तो आपका जो आंसर है वो टोटली यहाँ पर जो है गलत हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों दिखा दिया, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो भी, विदाउट स्क्रैप वैल्यू तो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी था, वो हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, मशीनरी इज परचेज फॉर 2,50,000, ठीक है, विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर 3 years इफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सिंपली देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक एसेट खरीदी गई है जिसकी जो वैल्यू थी वो 2,50,000 थी, उसको हमने 3 सालों तक यूज किया, यानी कि 3 सालों तक उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हुई, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उस एसेट की वैल्यू यहाँ पर कितनी बची। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब समझा दूं, जिस वैल्यू पे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मान लो आपने 50,000 रुपये एसेट पे खरीदी, ओरिजिनल कॉस्ट आपको 50,000 रुपये पड़ी, तो इस वैल्यू पे आप जो है अपनी बुक में इसको रिकॉर्ड करोगे कि इस एसेट को हमने 50,000 रुपये में यहाँ पर खरीदा है। तो ये क्या है, उस
एसेट की बुक वैल्यू है, ठीक है, क्या है, हमें यहाँ पर उस एसेट की बुक वैल्यू है, इसी को हम यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, जो कि हमने एसेट की वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिटर्न की हुई है, लिखी हुई है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर बुक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा कि हमने 3 सालों तक डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या है कि 1 ईयर का डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करो, तो वो हमारे यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है, जो भी हमारी यहाँ पर एसेट की लाइफ है वो। तो यहाँ पर सिंपली देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2,50,000 की, और हमारी स्क्रैप वैल्यू कोई भी नहीं गिवन है तो 0 है, डिवाइड कर देना हमें यहाँ पर 5 के साथ। तो फटाफट से यहाँ पर 2,50,000 को हमें डिवाइड करना है 5 के साथ, तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 50,000। ये कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 50,000। तो 1 साल की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी 50,000 आ रही है। अब सिंपली मुझे यहाँ पर 3 सालों की डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन हमारी इंटू 3, तो ये कितनी आएगी 1,50,000। ये कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1,50,000। अब अगर मुझे यहाँ पर बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बुक वैल्यू का यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, जो भी हमारी यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट होती है जो हमें आई थी एसेट को एक्वायर करने में, उसमें से अगर उस टाइम पीरियड तक जब हम बुक वैल्यू को कैलकुलेट कर ले जितना भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ठीक है, जिसको हम अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसको अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है बुक वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारी 2,50,000 की, ठीक है, उसमें से हमें माइनस कर देना है 1,50,000 जो हमने 3 सालों तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो आंसर देखो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ए मशीनरी वर्थ 50,000 इट्स इफेक्टिव लाइफ इज 5 years, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी बल्कि उसका रेट कैलकुलेट करना है कि जो हमारी एसेट है वो किस रेट से डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। तो इसके मैं आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूला बताऊंगा। पहला फॉर्मूला देखो क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, 1 साल का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। वो हमारा क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। तो यहाँ पर देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपये है, स्क्रैप वैल्यू कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर डिवाइड कर देना हमें 5 साल के साथ। 1 साल जो हमारा आ रहा है, 1 साल का डेप्रिसिएशन वो हमारा 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम कैसे डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपली देखो जो हमारी यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, जो भी हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे पहले लिख लेते, फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आप नोट कर सको। डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय जो हमारी यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट को एक्वायर करने की, इनटू हमें 100 कर देना है। यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन कितनी है 10,000 रुपये 1 साल की, ठीक है, डिवाइड किसके साथ करना है, ओरिजिनल कॉस्ट वो कितना है हमारा यहाँ पर 50,000 इंटू 100। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा देखो 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, ये जो आ रहा है हमारा 20% आ रहा है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता दूं, दूसरा सिंपल फॉर्मूला आपको क्या करना है, 100 को डिवाइड कर देना है लाइफ ऑफ मशीन के साथ, जैसे 100 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी हमारा कितना आ जाएगा, 20% ही आ जाएगा, क्योंकि देखो 100 अगर 100 रुपये की हमारी जो एसेट है 100% एसेट है तो उसको हम 5 सालों में यूज़ करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा अगर हमारे पास जो है यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो है गिवन नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी 20% इज द करेक्ट आंसर। तो पहला फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर है, उसमें अगर स्क्रैप वैल्यू भी गिवन होती है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा यहाँ पर देखो क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ठीक है। इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। अब ये मेथड बेसिकली होता क्या है, तो इस मेथड के अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है वो कैलकुलेट करनी होती है रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू पे हमारी जो एसेट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है। और हर साल हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है इस मेथड के अंदर वो जो है रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही यहाँ पर जो है चार्ज करना है। यानी कि जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट खोलेंगे, वहां पे जो भी वैल्यू पर एसेट लिखी होगी, रिकॉर्ड की होगी, उसके ऊपर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो हमारा जो है 50,000 की हमारी यहाँ पर एक मशीन खरीदी थी, ठीक है, जिसके ऊपर हम हर साल 10% का यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो पहले साल जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट हमने ओपन की, वहां पर जो है 50,000 वैल्यू जो है वो गिवन थी, रिकॉर्ड की हुई थी। तो हम डेप्रिसिएशन जो है इस 50,000 पे यहाँ पर जो है चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर देखो 50,000 का डेप्रिसिएशन
10%, ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर 5000। उसके बाद देखो क्या है, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो हमारी यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो 50,000 थी, 50,000 थी, उसमें से हमने 5,000 जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू रह गई थी सेकंड ईयर वो हमारी कितनी थी यहाँ पर 45,000, क्योंकि 5,000 की डेप्रिसिएशन खत्म हो गई है। अब हमारी जो एसेट की वैल्यू 45,000 है। अब नेक्स्ट ईयर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम 45,000 पे यहाँ पर जो है चार्ज करेंगे, जो कि यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है लिखी हुई है। तो रेट तो हमारा सेम है 10%, पर इसके ऊपर अब हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4500। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर फिर हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो 40,500, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4050। तो यहाँ पर आप देखोगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, पहले 5,000, उसके बाद 4,500, फिर उसके बाद 4,050। इसका रीजन क्या है कि हर साल जो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसके ऊपर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ए फर्म परचेज मशीनरी फॉर 2.5 लाख, 2,50,000 की खरीदी, इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज किया जा रहा है और 10% से इसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट होगी। What will be the total amount of depreciation after third year? यानी 3 सालों के बाद हमारी जो टोटल डेप्रिसिएशन है हमने कितनी यहाँ पर चार्ज कर दी होगी अपने एसेट के ऊपर। सबसे पहले देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपली देखो जो हमारी यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती है, यानी कि जो WDV है इनटू डेप्रिसिएशन का जो रेट है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो यहाँ पर जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 2,50,000, 10% की हमारी यहाँ पर डेप्रिशिएट होनी है। तो यहाँ पर जो हमारी डेप्रिसिएशन पहले साल अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 25,000। उसके बाद अब हमें क्या करना है, 2,50,000 में से माइनस कर देना है यहाँ पर 25,000, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर सेकंड ईयर अगर मैं यहाँ पर बुक वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो कितनी आ रही है मेरी यहाँ पर 2,25,000, फिर से इंटू 10% यहाँ पर करना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 22,500, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से फिर से यहाँ पर 22,500 को माइनस कर देना है, तो ये हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, थर्ड ईयर की बुक वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, वो कितनी है यहाँ पर 20,2500, ठीक है, 20,500, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम डेप्रिसिएशन का रेट, तो ये हमारे कितना आ जाएगा 20,250 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 सालों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इतना इजी। तो सिंपली इसको यहाँ पर प्लस कर दो, 25,000 को 22,500 को 20,250 को यहाँ पर प्लस कर दो, हमारा 3 सालों का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 25,000 प्लस 22,500 प्लस 20,250, तो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 67,750, ठीक है। 67,750 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब अगर मैं इससे बुक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या हम कर सकते हैं इससे बुक वैल्यू, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बुक वैल्यू में से क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देना है जो भी हमने डेप्रिसिएशन अभी तक कैलकुलेट किया है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 2,50,000 की, उसमें से हमें क्या माइनस करना है यहाँ पर 67,750। तो सिंपली यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, 2,50,000 में से मुझे माइनस करना है 67,750। तो ये हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1,82,250। तो ये हमारी क्या है बुक वैल्यू, क्या है बुक वैल्यू। ये मैंने एडिशनल कैलकुलेट करके दिखा दिया, कई बार क्वेश्चन में बुक वैल्यू भी कह दिया जाता है, तो आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्म परचेज मशीनरी ऑफ 3 लाख, इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी कि 3 लाख रुपए की यहाँ पे जो मशीनरी खरीदी गई थी, जो कि यहाँ पर 10% के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट होगी। What will the amount of depreciation for the third year? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरे साल हमने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी वो मुझे बताओ। पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा था कि 3 सालों तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की वो बताना था, पर यहाँ पर हमें क्या बताना है कि सिर्फ और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर बताओ। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली वही प्रोसेस हमें यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो हमारी यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो हमारी यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू है इनटू हमारा जो रेट है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है हमारी स्टार्टिंग में 3 लाख रुपीज है, ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करते हैं तो हमें स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना है, हमें उसे माइनस करने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो सिंपली 3 लाख इंटू
रेट कितना है हमारे यहाँ पर 10%। क्या है हमारे यहाँ पर रेट कितना है 10% है, ठीक है। तो सिंपली देखो 3 साल 10% हमारा कितना आ गया 30,000 रुपीज़, कितना आ गया हमारे यहाँ पर 30,000 रुपीज़। उसके बाद इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है 2,70,000। फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन आया है यहाँ पर 30,000 का, और सेकंड ईयर अगर बुक वैल्यू की बात करें तो वो हमारी निकल के आ रही है 2,70,000 इंटू 10%, तो ये हमारे यहाँ पर कितना निकल के आएगा 27,000 इज अ करेक्ट आंसर। 27,000 इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो 2,70,000 में से मुझे यहाँ पर 27,000 माइनस करना है ताकि मुझे यहाँ पर जो है थर्ड ईयर की बुक वैल्यू मिल सके। तो थर्ड ईयर की बुक वैल्यू हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया है 2,43,000 इंटू 10% अगर हम यहाँ पर करेंगे तो तीसरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी 24,300 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर पूछ रहा था कि तीसरे साल कितने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, तो आंसर हमारा 24,300। अगर पूछता है कि 3 सालों तक हमने टोटल डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट किया है तो सिंपली हमें यहाँ पर इसको प्लस कर देना है। तो 30,000 प्लस 27,000 प्लस हमारा 24,300, तो ये हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे टोटल 3 ईयर की 81,300। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म परचेज मशीनरी ऑन 1st of October 2010 for 3 lakh and it is to be depreciated at 10% at written down value method. What is the written down value as on 31st March 2011? तो सिंपली देखो यहाँ पर देखो हमारे एक फाइनेंशियल ईयर था जो कि था यहाँ पर 2010 और 11, ठीक है। इसमें हमने एक मशीन परचेज की थी, एक मशीन परचेज की गई थी जो कि यहाँ पर 1st of October को यहाँ पर जो है परचेज की गई थी, और हमें कैलकुलेट करनी है कि 31st मार्च 2011 को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था तो इस एसेट की वैल्यू यहाँ पर कितनी, बुक वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, क्योंकि मैंने बताया था ना बुक वैल्यू को ही हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि 1 अक्टूबर से लेकर यहाँ पर 31st मार्च तक यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना यहाँ पर चार्ज किया, यानी कि यहाँ पर हमें 1 साल की डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि यहाँ पर कितने मंथ्स की, यहाँ पर अक्टूबर से आप काउंट कर लो तो 6 मंथ की हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है, कितनी 6 मंथ की, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, हमें यहाँ पर जो है 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू इंटू रेट हमारा, ठीक है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है। इंटू हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटू हमें यहाँ पर 10% कितना है हमारा 10% है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल की जो डेप्रिसिएशन आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर हमारी 30,000 आएगी, कितनी आएगी 30,000 आएगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या है, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है, पर क्या हमें 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल नहीं, हमें तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 6 महीनों की अगर हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो वो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 साल की जो डेप्रिसिएशन है उसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है जितने महीनों की हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, यानी कि 6 के साथ डिवाइड करना है टोटल मंथ्स के साथ। एक मंथ में हमारे 12 होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 30,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा 50,000। वैसे हम देख सकते थे कि हम सीधा इसको 50,000 कर सकते थे, पर मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन में इतना इजी थोड़ी आएगा, आपको खुद से यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो डेप्रिसिएशन हमने एसेट पे चार्ज किया वो कितनी है 50,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि जो बुक वैल्यू है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट में से जो भी डेप्रिसिएशन अभी तक हमने चार्ज किया उसे माइनस करना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है हमारी 3 लाख रुपए की, इसमें से हमें माइनस कर देना है यहाँ पर 15,000 रुपीज। तो यहाँ पर 2,85,000 इज द करेक्ट आंसर, 2,85,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, ए फर्म परचेज मशीनरी ऑन 1st of October 2010 फॉर 2,50,000, इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, व्हाट विल बी द, ठीक है, व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31st December 2012, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सेम ही क्वेश्चन तो है सर, क्या बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ईयर नोट करो 2012, तो सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया है मैंने आपके लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर देखने होंगे कि इसमें टोटल फाइनेंशियल ईयर्स कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर 2010 और 11, ठीक है, एक हमारा फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर 2010 और 11, और उसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है 2011 और 12। क्लियर है। जो यहाँ पर हमारी मशीनरी परचेज सेल की गई है, ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पर पता करनी है, वो कहाँ पे पता करनी है 31 दिसंबर 2012, यानी कि हमारा यहाँ पर एक और फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व है 2012 और
2012 और 13, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर जो है गिवन है। कई बार क्या होता है कि 10 और 12 यानी कि 2 ही फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर, कई बार स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो 2010 से 11 तक एक फाइनेंशियल ईयर, 2011 से 12 तक एक फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद ये दिसंबर 2012 की बात कर रहा है, यानी कि तीसरा फाइनेंशियल ईयर भी हमारा है 2012 और 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो हमारा 2010 से लेकर 11 तक है, वहां पर जो हमारा 31 मार्च तक, यानी कि हमारा जो है 31 मार्च 2011 तक जो मशीन यूज़ की गई है वो यहाँ पर 6 मंथ तक यूज़ की गई है। ठीक है, इसमें हमारा पूरा 1 साल के लिए यूज़ की गई है, और इसमें जो है हमारे यहाँ पर दिसंबर तक, यानी कि हमारे यहाँ पर 9 मंथ तक यहाँ पर जो है यूज़ की गई है। कितने तक? यहाँ पर 9 मंथ तक जो है यूज़ की गई है। ठीक है, अब हमें इस तरीके से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, यानी कि 2010-11 में 6 महीनों का, 2011-12 में 1 साल का, और 2012-13 में यहाँ पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं 2011-12 की। तो मशीन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2,50,000 की। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। यहाँ पर जो हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट है वो कितना कैलकुलेट हुआ है यहाँ पर? 25,000। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? 6 मंथ का। कितने का? 6 मंथ का। तो यहाँ पर 25,000 इंटू हमारा 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पर? 25,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा आ गया 12,500। क्या आ गया? 12,500। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12,500। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड ईयर का जो हमारा यहाँ पर बुक वैल्यू है वो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो वो कितना आ रहा है यहाँ पर? 2,50,000 में से 2,50,000 में से मुझे 12,500 को यहाँ पर माइनस कर देना है, तो ये जो निकल के आ रही है वो हमारी 23750। ठीक है, ये हमारी सेकंड ईयर की बुक वैल्यू है जो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कैलकुलेट की है। तो यहाँ पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली देखो ये हमारे कितने आ जाएगी यहाँ पर? ठीक है, 23,750। ये हमारी क्या है? सेकंड ईयर की। यहाँ पर 23,750 ये सेकंड ईयर की। उसके बाद थर्ड ईयर की अगर मैं यहाँ पर बुक वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो सिंपली यहाँ पर 2,037। ठीक है, यहाँ पर हमारा 237,500, इसमें से माइनस कर देना हमें यहाँ पर 23,750। ये जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया? 213,750। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये थर्ड ईयर की बुक वैल्यू है। तो 10% का डेप्रिसिएशन पहले 1 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? 21,375 रुपये। ठीक है, 21,375 रुपये। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? 9 मंथ्स, क्योंकि देखो यहाँ पर तीसरे साल पूरे साल के लिए मशीन यूज़ नहीं की गई है, तो यहाँ पर मैं 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो कैसे आएगा? 21,375 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर 21,375 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर? 16,031। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर 16 इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 16,031 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, सो हाँ यही ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है? टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। टोटल डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ पर कितनी निकल के आई है? तो सिंपली यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, तो 12,500 के बाद 23,750, ये हम प्लस कर देते, तो जो टोटल डेप्रिसिएशन निकल के आ रही है इन तीनों का वो कितना है हमारे यहाँ पर? 52,281 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर देखो सिंपली बुक वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट में से हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितना है यहाँ पर? हमारा 2,50,000 का। इसमें से हमें माइनस करना है यहाँ पर 52,281। ठीक है, 281। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2,50,000 माइनस 52,281, यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पर 197,719। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन बी है 197,719, ये हमारा क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो 1 पॉइंट यहाँ पर डेसिमल का फर्क आ गया, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने जानबूझ के बनाया था ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सको। बस प्रोसेस सेम था, मेथड सेम था, पर डिफरेंस क्या था कि हमें यहाँ पर 3 साल गिवन थे और उन्होंने अलग अलग समय के लिए हमारी मशीनरी यहाँ पर यूज की थी। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 6 महीने पहले साल में हमने 6 महीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, दूसरे साल में 1 साल का, और तीसरे साल में हमने यहाँ पर 9 मंथ्स का। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको सम कर दिया और उसको है ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर दिया, तो हमारी यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है निकल के आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a firm purchase machinery of 3 lakh, it is to be depreciated by 10%. What is the difference in the book value of asset at the end of 3 years assuming that company is adopting? ठीक है, तो सिंपली ये क्वेश्चन क्या है? अब देखो आपने असला मेथड भी पढ़ लिया,
आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी पढ़ लिया। तो ये मेथड हमें सिंपली कह रहा है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करे या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करे तो 3 साल के बाद इस एसेट की जो बुक वैल्यू हो उसमें यहाँ पर कितना यहाँ पर डिफरेंस होगा, अगर यहाँ पर एसएलएम का यूज किया जाए और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज किया जाए। तो सिंपली अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मेथड का यूज करके बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसको माइनस करके डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम एसएलएम का यूज कर लेते हैं। तो एसएलएम के लिए यहाँ पर देखो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर कितनी गिवन है, 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली पता है, हमें सिंपली यहाँ पर गिवन है रेट कितना है यहाँ पर, तो 3 लाख इंटू 10%, तो यहाँ पर हमारा जो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 30,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको इंटू 3 कर देना है तो हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन आया वो कितना है, 90,000। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बुक वैल्यू कैलकुलेट करूँ एसएलएम के अकॉर्डिंग तो ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख में से, ठीक है 3 लाख में से यहाँ पर लिख देता हूँ बुक वैल्यू, ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं 90,000 रुपए तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 2,10,000, ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 2,10,000 रुपए हमारा यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो ये जो हमारा बुक वैल्यू निकल के आया वो कहाँ से, एसएलएम के यूज से यहाँ पर निकल के आया है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है WDV के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2,10,000। ठीक है, WDV के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर बुक वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो सिंपली देखो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ईयर जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू वो कितनी है 3 लाख रुपए, इस पे 10,000 रुपए हम यहाँ पर चार्ज करेंगे 10%, वो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो हमारी यहाँ पर बुक वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2,70,000 आ जाएगा। ठीक है, इंटू हमें 10% करना है तो ये हमारा कितना डेप्रिसिएशन आएगा 27,000 आएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पर 2,70,000 में से माइनस कर देना है हमें यहाँ पर कितना 27,000, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2,43,000। ठीक है, 43,000 इज अ करेक्ट आंसर। इसमें 10%, ठीक है, तीसरे साल का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 24,300। ठीक है, अब इसका हम सम अप कर लेते हैं सिंपली यहाँ पर 30,000 प्लस 27,000 प्लस 24,300, ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8130। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर WDV के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये हमारी कितनी आएगी यहाँ पर, सिंपली देखो यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है 3 लाख इंटू माइनस हमारा यहाँ पर 300, ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 लाख माइनस कर देना हमें 81,300, ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 2,18,700। ठीक है, अब देखो दोनों बुक वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लिया, अब हमें सिंपली इसको माइनस करना है। तो अब अगर यहाँ पर मैं डिफरेंस देखूँ 2,80,700 माइनस 2,10,000, तो सिंपली सॉरी यहाँ पर देखो 2,18,700 माइनस अगर हम 2,10,000 करते हैं तो ये हमारा आ जा रहा है 8700 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगर हम WDV का यूज करें तो 8700 से हमारी जो बुक वैल्यू होगी वो यहाँ पर ज्यादा होगी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मशीनरी इज परचेज फॉर 2 लाख विद एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years एंड द स्क्रैप वैल्यू इज 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारी मशीनरी परचेज की गई थी जिसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 लाख है, जिसकी लाइफ कितनी यहाँ पर एक्सपेक्ट की गई है 5 सालों की, स्क्रैप वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 20,000। एट द एंड ऑफ 4 years द मशीनरी इज सोल्ड 50,000, यानी कि 4 साल के बाद हमारी जो मशीनरी है वो यहाँ पर 50,000 की बेची गई, यानी कि 4 साल तक हमने मशीनरी यूज कर ली है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। उसके बाद अब हमें पता करना है कि इस मशीनरी पे हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। तो सिंपली देखो, अगर हमारी यहाँ पर बुक वैल्यू, अगर यहाँ पर हमारी बुक वैल्यू जिस समय हम यहाँ पर एसेट को सेल कर रहे थे वो ज़्यादा होगी किससे, हमारी यहाँ पर सेल वैल्यू से। तो सिंपल पता है आपको कि हमारा सामान की वैल्यू ज़्यादा थी, हमने सस्ते में बेच दी, तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, लॉस होगा। अगर हमारी जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पर कम होगी किससे, सेल वैल्यू से, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सिंपली हमें क्या पता करना है इस क्वेश्चन में, बुक वैल्यू जो है वो पता करनी है। तो फटाफट से यहाँ पर बुक वैल्यू को पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मेथड कौन सा सूटेबल रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर देखो लाइफ ऑफ ईयर्स गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, तो एसएलएम मेथड ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। तो एसएलएम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, जो हमारी यहाँ पर लाइफ ऑफ एसेट है तो वो हमारी यहाँ पर कितने, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख माइनस हमारी यहाँ पर 20,000, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड हमें इसको किसके साथ करना है, यहाँ पर हमारा जो लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ है वो कितनी है 5 साल। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर देखो 2 लाख माइनस 20,000, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 1,80,000
डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 5 के साथ डिवाइड कर दूँ तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 36,000। एक साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो है निकल के आ गई है। अब मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि 4 सालों की डेप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट कर सकूँ, तो वो कितना आ जाएगा 1,44,000। ठीक है, अब मुझे बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बुक वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर 2 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए थी ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें से जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया है वो यहाँ पर माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लाख माइनस कर दूँ तो यहाँ पर 57,000 का यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर लॉस हो गया। 56,000 का, सॉरी 56,000 हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने हमारी जो बुक वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 56,000 यहाँ पर हमारी यहाँ पर बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हमारा जो सामान था वो कितना था 56,000 का, मैंने यहाँ पर बेच दिया 50,000 रुपये का, तो यहाँ पर मुझे 6,000 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी परचेज अ मशीन वर्थ 4 lakh rupees dated 1/4/2019, depreciation fixed at 20% per annum. The company changed the method of depreciation to the WDV method dated 1/4/2022, sold the machinery for 2 lakh dated 30 जून 2020। ठीक है, what will be the amount of profit and loss? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, काम सेम है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, बट डिफरेंस क्या है, कंपनी ने पहले साल तो एसएलएम मेथड का यूज किया, पर दूसरे साल उसने कौन सा मेथड यूज किया है, डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया है, यानी कि मेथड को चेंज किया गया है। तो हमें इसी तरीके से यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। तो जो पहला साल है एसएलएम का, ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 लाख है, 4 लाख पे 20%, ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 80,000 पे। तो पहले साल जो हमारा डेप्रिसिएशन हुआ वो एक 80,000 पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1 अप्रैल यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर हमारी जो मशीनरी है वो यहाँ पर सोल्ड की गई थी, और इसी दिन जो है हमारा जो मेथड था डेप्रिसिएशन का वो यहाँ पर जो है चेंज हो गया था। इसका मतलब अब सेकंड ईयर जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो डब्ल्यूडीवी मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकंड ईयर जो हमारी बुक वैल्यू है वो हमारी कितनी है यहाँ पर 4 लाख माइनस 80,000। ठीक है, 80,000, ये हमारा कितना आ जाएगा 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, अब इनटू कर देना हमें यहाँ पर 20%। ठीक है, तो एक साल की जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगी वो कितनी आएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी डेप्रिसिएशन निकल के आएगी 64,000, यहाँ पर इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारी कितनी आएगी यहाँ पर 64,000, कितनी आएगी 64,000। ये हमारी क्या है, एक साल की डेप्रिसिएशन है। पर क्या हमारी मशीनरी एक साल तक यूज हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो 1 अप्रैल 2020 से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ 30 जून को ही यहाँ पर जो है हमने बेच दिया, यानी कि मशीनरी जो है वो अप्रैल मई जून 3 महीनों के लिए यूज की गई है। तो हमें 3 महीनों का डेप्रिसिएशन चाहिए ना, तो 3 महीनों के लिए हम क्या करेंगे, 3 महीनों के लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या करेंगे, जो एक साल का डेप्रिसिएशन है उसको जितने महीनों के लिए कैलकुलेट करना है उससे और डिवाइड कर देना है टोटल के साथ। तो यहाँ पर 64,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इज अ करेक्ट आंसर, 16,000 इज अ करेक्ट आंसर, 16,000 इज अ करेक्ट आंसर। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है वो कितनी है 96,000। हमने दोनों सालों के अंदर जब तक हमने मशीन यहाँ पर सोल्ड की है 96,000 के हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था। तो बुक वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर बुक वैल्यू 4 लाख माइनस 96,000। ठीक है, 96,000। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 4 लाख माइनस 96,000, ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 3,04,000, 3,04,000। अब हमें क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है। ये हमारी क्या है, बुक वैल्यू निकल के आई है 3,04,000। ठीक है, हमने सोल्ड कितने का किया है यहाँ पर 2 लाख रुपए में, इतना ज़्यादा लॉस पे। तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं 2 लाख, ये जो हमारा आ रहा है हमें जो है 1,04,000 का यहाँ पर जो है लॉस हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने WDV मेथड और SLM मेथड को अच्छे से, बहुत अच्छे से डिफिकल्ट क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर समझ लिया। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो सिंपली देखो इसमें जो पहला स्टेप होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर डेप्रिशिएबल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है, जैसे हम लोग यहाँ पर एसएलएम मेथड में कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो मशीनरी की लाइफ है, जो मशीनरी की यहाँ पर लाइफ होती है उसके डिजिट की हेल्प से हम एक फ्रैक्शन यहाँ पे जो है कैलकुलेट करते हैं, और उस फ्रैक्शन की हेल्प से हम जो है हर साल इस वैल्यू पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मान के चलो जो हमारी एसेट की डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 50,000 रुपीज़। ठीक है, और जो एसेट की यहाँ पर जो लाइफ है वो कितनी यहाँ पर 5 सालों तक है, कितनी यहाँ पर
5 सालों तक है। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो ईयर्स के डिजिट है ना उसको सम अप करना है, जैसे कि 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, ठीक है। इसको हम जब यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 9, 12, 3, 15, ठीक है। ये कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर 15। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हर साल जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो जो ईयर हमारे यहाँ पर रह रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 इंटू 15 यानी कि हमें ऑपोजिट से यहाँ पर जो है स्टार्ट करना है। उसके बाद सेकंड ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर का था। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड ईयर की बात करेंगे तो सेम डेप्रिशिएबल वैल्यू इनटू, अब फ्रैक्शन क्या है, अगले साल एक साल कम हो गया तो 4 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। उसके बाद 3 ईयर, फिर उसके बाद 3 ईयर 50,000, ठीक है, इनटू 3 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जो है वो कर लेने। अगर मैं एक साल के यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँ तो 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15, ये कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर 16,666, ठीक है। ये हमारे एक साल की डेप्रिसिएशन होगी। उसके बाद सेकंड ईयर की अगर कैलकुलेट करूँ तो 50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 15, तो ये हमारे कितने आएंगे यहाँ पर 13,333, ठीक है। ऐसे हम थर्ड की भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पर इस मेथड के अंदर, सबसे पहले डेप्रिशिएबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमें जितने भी ईयर्स के डिजिट होंगे उसको प्लस कर देना है, उससे एक हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हर साल जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम जो है पीछे से यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे, ऑपोजिट 5 पहले, 4 बाद में और 3 बाद में, ठीक है। इसका हमारा पर्पस क्या होता है, देखो जो हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है वो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर हम शुरुआती सालों में ज़्यादा यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं और बाद के सालों में कम डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले साल में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, दूसरे साल में यहाँ पर कम है, ऐसे तीसरे साल में और कम हो जाएगी, चौथे साल में और यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी गिवन है 2,50,000 की। डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का यूज करके। लाइफ ऑफ ईयर्स कितनी है 5 ईयर्स, बट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। तो हमें यहाँ पर बुक वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है 2,50,000, इसमें से हमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है ताकि हम डेप्रिशिएबल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सके। तो डेप्रिशिएबल जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर कितनी निकल के आ रही है 2,50,000 माइनस 0, तो ये कितनी है हमारे 2,50,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली इससे एक फ्रैक्शन पहले कैलकुलेट करनी है। वो कितनी है, देखो हमारी लाइफ कितनी है 5 साल, मशीन की लाइफ कितनी है 5 साल। तो यहाँ पर देखो 5, 4, 3, 2, 1, तो ये हमारी क्या है यहाँ पर निकल के आ गई 50। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की और फोर्थ ईयर की, हमें 4 सालों तक चाहिए, 5 सालों का चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कितनी होगी यहाँ पर 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000, ठीक है। इनटू क्या करना है, अब इनटू पे डिपेंड करता है, हमें ऑपोजिट से स्टार्ट करना है, पहले ज़्यादा पोर्शन यहाँ पर लेना है। तो 5 डिवाइडेड बाई 50, उसके बाद 4 डिवाइडेड बाई 50, उसके बाद 3 डिवाइडेड बाई 50, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पर जो है आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आंसर कितना आ रहा है हमारा 833 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर 2,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 50, ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 666, ठीक है। ये हमारा आ गया यहाँ पर 66,666। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर 2,50,000 इंटू हमारा 3 इंटू डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पर 50, ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 50,000, ये कितना आ रहा है 50,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 33,303, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर फटाफट से प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 334 प्लस 3,000 और यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 2,33,333, ठीक है। ये हमारा क्या होगा टोटल डेप्रिसिएशन जो है हमने यहाँ पर 4 सालों तक कैलकुलेट किया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी यहाँ पर कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट हमारी यहाँ पर कितनी है 2,50,000 की, ठीक है, 2,50,000 की। तो हमें यहाँ पर 2,50,000 को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, माइनस कर देना है यहाँ पर हमारा 2,33,333,
तो ये जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 16,667। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो आंसर ऑप्शन बी होगा 16,668 इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद उससे हमें यहाँ पर बुक वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 16,667। ठीक है, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। वो डेसिमल की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आ गया है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट मेथड क्या है, यहाँ पर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, अब देखो ये जो मेथड होता है वो हमारा यहाँ पर दो मेथड एसएलएम प्लस जो डब्ल्यूडीओ मेथड है, इन दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि हम इस मेथड के अंदर दोनों मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे होता है, सबसे पहले देखो जो एसएलएम है, ठीक है, हम एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग एक डेप्रिसिएशन का यहाँ पर रेट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलो हमारा एसएलएम का जो रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है 100 डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पर लाइफ ऑफ मशीन है। तो वो मान के चलो हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर हमारा 10% आ गया, मान के चलो सॉरी यहाँ पर कितना आ गया 20%। ये हमने एसएलएम का यूज करके जो हमारा एसएलएम मेथड है उसका यूज करके हमने डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये क्या करना है, अगर हमें डबल डिक्लाइनिंग मेथड का रेट फाइंड आउट करना है तो इसे हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि हम पहले डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो रेट आएगा उस रेट से हम यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हमने रेट कैलकुलेट कर लिया कि डबल डिक्लाइनिंग का जो रेट है वो हमारा कितना है यहाँ पर 40%। उसके बाद जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे तो हमेशा हम डेप्रिसिएशन जो है हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारी 50,000 जो है एसेट की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर जो है रेट जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 40% कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट ईयर है तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 50,000। ठीक है, 50,000 इंटू हमें कर देना है 40%। इसका 40% हम यहाँ पर फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40% 50,000 इंटू 40% डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 20,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो हमारा यहाँ पर बुक वैल्यू होगी वो कितनी होगी यहाँ पर 30,000। ठीक है, उसको हमें फिर से 40% के रेट से यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो 30,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पर 12,000। ऐसे ही थर्ड ईयर फिर से हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करनी है। तो आप देखोगे इसमें दोनों मेथड का यूज हो रहा है। रेट हम एसएलएम के मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं और जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं वो हम यहाँ पर डब्ल्यूडीबी मेथड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है आपको? और फटाफट से इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2.5 लाख है। डेप्रिसिएशन जो है वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट की जानी है। लाइफ ऑफ मशीन कितनी है हमारी यहाँ पर 5 ईयर्स है, बट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। हमें यहाँ पर बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखो जो सेकंड वाला मेथड है इसमें कोई भी स्क्रैप वैल्यू, तो मैं सेकंड वाला मेथड यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ एसएलएम का रेट कैलकुलेट करने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा कितना आएगा 20%। उसके बाद अब इसे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 40% आ जाएगा यहाँ पर डबल डिक्लाइनिंग मेथड का रेट, यानी कि एसएलएम से ये डबल रेट पे जो है एसेट को डेप्रिशिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो हमने रेट कैलकुलेट कर लिया। अब बुक वैल्यू कितनी है हमारी स्टार्टिंग में 2,50,000 की, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो इनटू हमें क्या करना है 40%। तो यहाँ पर 2,50,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा कितना आ रहा है 1 लाख। मैं मतलब ये पहले साल जो डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख है। उसके बाद देखो क्या है सेकंड ईयर आ गया है। हमें टोटल 3 सालों के बाद बुक वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर सेकंड ईयर में जो बुक वैल्यू है वो कितने 1,50,000 की है। ठीक है, इसमें से 40% यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1,50,000 इंटू हमारे यहाँ पर 40% डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितनी आ रही है 60,000। क्या आ रही है 60,000। उसके बाद जो थर्ड ईयर है, जो यहाँ पर हमारा थर्ड ईयर है, तो बुक वैल्यू हमारी कितनी आएगी 90,000। कितनी आएगी 90,000 इंटू 40 कर देंगे, तो यहाँ पर 90,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आएगा 36,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है वो कितना है हमारे यहाँ पर 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 36, ये हो गया हमारा 1,96,000। अब हमें अगर बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2,50,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से हमें 1,960 को माइनस कर देना है। तो ये जो हमारा आंसर निकल के आएगा 2,50,000 माइनस 1,960, तो ये हमारा आंसर आएगा 54,000। तो यहाँ पर जो हमारी बुक वैल्यू है वो क्या है हमारी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जो हमारी
तीन सालों पे जो हमारी बुक वैल्यू रहने वाली है वो 54,000 जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर हमने चारों मेथड्स को बहुत अच्छे तरीके से डीपली यहाँ पर कवर किया, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उसको हमने यहाँ पर कवर किया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है हमें क्वेरी भेज सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।